नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 24 जून 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। फ्रंट पेज पे हम जो न्यूज़ डिस्कस करेंगे वो है एक ये संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं उनकी मीटिंग हुई है, उससे संबंधित न्यूज़ है वो जानेंगे हम। इसके अलावा हम ये वाली न्यूज़ आप जानते ही हो, कल इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फर्स्ट फाइनल खेला गया था और फर्स्ट चैम्पियनशिप थी ये, जिसको न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा करके जीत लिया है। तो ये करंट या फर्स्ट चैम्पियन मान सकते हो, आप मान सकते हो क्या, रियलिटी में वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियन बन गए हैं न्यूजीलैंड। इसके अलावा आईटी रूल्स को लेकर के एक और लिटिगेशन लगाई जा रही है मद्रास हाई कोर्ट में। और देखें इसके अलावा और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को, एक्सप्लेन पेज पे 2 आर्टिकल्स हैं, एक को डिस्कस करेंगे हम, हर्डल इन क्लास एक्शन, ये क्या होता है जानेंगे पूरा मुद्दा। और यहाँ पर ये नेवर ग्रो अप सिंड्रोम, जिसको बोला जा रहा है पीटर पैन सिंड्रोम, जानेंगे ये क्या है पूरा। बाकी इसके अलावा वर्ल्ड पेज पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को लेकर के एक आर्टिकल है वो देखेंगे। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है अभी। और उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे रशियन फोर्सेस ने ब्रिटेन के वेसल्स हैं, वॉरशिप्स हैं, उन पे फायरिंग की, वार्निंग फायरिंग की, भाई यहाँ से दूर चले जाओ। तो एरिया है ब्लैक सी, क्रीमिया को हड़प लिया गया था रशिया के द्वारा 2014 में, उसी रीजन को लेकर के है। तो मैप भी देख लेंगे इसके साथ में। और संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, एससीओ वाला फर्स्ट फ्रंट पेज का आर्टिकल, उसमें भी मैप देख लेंगे। और आगे देखें इकोनॉमी पेज पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अभी प्रॉब स्टार्ट की है गूगल के अगेंस्ट में, वो देखेंगे क्या है पूरा मुद्दा। ठीक है, इधर बीपीओज़ के लिए थोड़ी और रिलैक्सेशन कर दी गई है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, वो भी देखेंगे। एमएसएमईज में आप देखो कुछ और रिलैक्सेशन देने की बात की गई है। खैर बात एसएमसी की है, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज़ के बारे में, ये भी देख लेंगे क्या है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट टास्क फोर्स, ये टास्क फोर्स किससे रिलेटेड है ये भी देख लेंगे। बाकी और एक बार देख लेंगे, कुछ भी इंपॉर्टेंट और लगेगा तो इन पे तो नज़र डालनी ही है अपने को। देखते हैं कि एक न्यूज़ को। फर्स्ट न्यूज़ है हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोवल और जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनके साथ में मीटिंग हुई है। ये देखिए आप, सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की मीटिंग हुई है तजिकिस्तान की कैपिटल दुशांबे में। ठीक है, तजिकिस्तान भी देखेंगे कहाँ पर है क्या है, सारा डिटेल एक एक चीज़ बताऊंगा मैं। और एससीओ ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, एससीओ लीडर्स के बीच में जो बातचीत हुई, लीडर तो क्या मतलब ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स के बीच में, कि टेररिज्म को हम ख़त्म करेंगे, इसके लिए आगे आने की बात की जा रही है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है दैट इज़ रैट्स, उसके बारे में देखते हैं। रैट्स की अगर बात आए तो एससीओ का ही पार्ट है। ठीक है, एससीओ के अंडर में काम करती है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एससीओ रैट्स। ठीक है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स इसके अंडर में काम करती है। अब देखो आपके लिए टास्क आ जाती है कि एससीओ के बारे में आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों साथ में मिलकर ही पार्टिसिपेट करते हैं। और टारगेट क्या किया गया, अभी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का मीटिंग हुआ उसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंश्योर करना, जॉइंट फाइट अगेंस्ट क्राइम, साइबर क्राइम्स को रोकना, बायोलॉजिकल सिक्योरिटी इंश्योर करना, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना, कोविड-19 को टैकल करना और साथ में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कर्व करने के लिए। अब देखो पाकिस्तान हाँ में हाँ तो मिला रहा है, पर देखने वाली बात है कि वाकई में ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा। ठीक है, करंटली अगर देखो तो रेड्स के डायरेक्टर हैं यहाँ पर जिमाखोव गियोसोव। ठीक है, ये इनका नाम है। और वैसे आपको पता ही चाइना की तरफ से देखो कोई रिप्रेजेंटेशन आया नहीं अब की बार इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की मीटिंग में। और तजिकिस्तान ने होस्ट किया था, दुशांबे तजिकिस्तान की कैपिटल ही है। अब देख लो, नज़र हम डाल लेते हैं सीधा वहाँ पे मेन जो मैप है उस पर। मैप पे चलने से पहले टास, ये एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है जो कि रशियन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये कह सकते हो रशियन सिक्योरिटी काउंसिल का नाम है टास। ठीक है, पूछा जा सकता है कि TASS एजेंसी रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये क्या है, तो रशियन सिक्योरिटी काउंसिल है ये। ओके, इसके अलावा आप चलते हैं मैप पे। आपके सामने स्क्रीन पे मैप है, देख सकते हो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कौन कौन से कंट्रीज़ है। रशिया है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना। ये इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, नाम याद रखोगे आप। ठीक है, तो चारों तो ये स्थान हो गए, ये 5 हो गए, पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर लो, और बाकी चाइना, इंडिया और रशिया भी साथ में है। ओके, इसके अलावा अगर दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये थोड़ा सा मैप कटा हुआ आ गया था, बट इसको मैंने फिर एडजस्ट किया है इंडिया के हिसाब से। ठीक है, ये हमारी टेरिटरी है पूरी की पूरी इधर वाली। ओके, खैर बात आ जाती है हमारी जानने की
कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स की तो बात हमने कर ली थी, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना। इसके अलावा अगर ऑब्जर्वर स्टेट्स की बात करो तो अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। और अगर देखो डायलॉग पार्टनर्स की बात करो तो अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की और श्रीलंका ये डायलॉग पार्टनर्स हैं। तो ये मैप थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे ये लिस्ट दी हुई है, ठीक है। बाकी एससीओ के बारे में आप पूरा डिटेल गेन करोगे कहाँ से, गूगल से, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अभी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेगुलेशन के लिए नए रूल्स जो डिक्लेयर किए गए हैं आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा, तो बोला वो लॉज जो हैं वो रूल्स को ब्रीच करते हैं और साथ में फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अभी 13 नई की न्यूज़ मीडिया ने अभी मद्रास हाई कोर्ट में ये अपनी पिटीशन लगाई है। पिटीशन में ये कहा है इन्होंने कि आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वलिटी देता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पर आपको राइट टू प्रोफेशन की जो राइट दिया हुआ है वो, तो बोला इन तीनों राइट्स को वायलेट करते हैं ये जो नए अभी रूल्स डिक्लेयर किए गए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 या फिर आईटी रूल्स 2021 भी बोला जा रहा है। अब देखो बात यह है इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर सेक्शन है, रूल्स हैं 12, 14 और 16, उनके ऊपर इनको मेन डाउट आ रहा है और वो रूल्स हैं क्या वो देखते हैं। ये देखो इसमें डिमांड ये की जा रही है कि रूल 12, 14 और 16 ये बोला कंटेंशियस है, इनको रिमूव करो या फिर इनको इनइफेक्टिव बनाओ नए रूल्स में, ये डिमांड की जा रही है। तो 16 की अगर बात करें तो इसमें देखो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा जो सेक्रेटरी लेवल है, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जो सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा इमरजेंसी एम्पावरमेंट लिया जाएगा। वो क्या कि कोई भी सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी पे कोई भी कंटेंट अगर ऐसा आ गया जो कि सही नहीं कंसिडर किया जा रहा है इन रूल्स के अकॉर्डिंग, तो उनको एलिमिनेट किया जा सकता है, वहीं पे ब्लॉक किया जा सकता है बिना उस सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी को कॉन्फिडेंस में लिए। तो एक तो ऑब्जेक्शन की बात यह है कि आप हमारी ऑटोनॉमी कैसे ख़त्म कर सकते हो। दूसरा प्रोविज़न 12 की अगर बात करें तो उसमें यह है कि सेल्फ रेगुलेशन की बात ज़्यादा की जा रही है कि जो भी बॉडी पब्लिश कर रही है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अपनी रेगुलेशन के लिए खुद के लिए काम करना पड़ेगा। तो उसमें बोला कि थोड़ी प्रॉब्लम आएगी हमें। इसके अलावा सेक्शन 14 रूल 14 क्या कहता है कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है इंटर डिपार्टमेंटल एक कमेटी जिसमें दूसरी मिनिस्ट्रीज़ के मेंबर्स भी होंगे। तो बोले इन तीनों चीज़ों को लेकर के वो डाउट क्रिएट कर रहे हैं। बोले इन तीनों लॉज को, तीनों रूल्स को आप रिव्यू करो 12, 14 और 16 को। अब देखते हैं आगे क्या होता है। केसेस तो देखो बहुत सारे हैं, दिल्ली में भी लग चुका है, सुप्रीम कोर्ट में भी लग गए हैं और साथ में वहाँ पर भी मद्रास हाई कोर्ट में लगा हुआ है ही अभी केस जो है। अब बाकी जो भी आएगा देखेंगे। अभी तक फ़िलहाल तो केवल लिटिगेशन पे लिटिगेशन आए जा रही हैं और सेम तरीके के कदम उठा लिए गए हैं कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने जो कल हमने देखे थे रूल्स, ठीक है, ई कॉमर्स कंपनीज़ के ऊपर लगाम लगाने के लिए। तो हो सकता है वहाँ पर भी लिटिगेशंस आनी शुरू हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल एक्सप्लेन पेज से है हर्डल्स इन क्लास एक्शन। देखो क्लास एक्शन का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप जिनका इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहा हो। यहाँ पर जो पॉइंट है वो है अभी कि हमने न्यूज़ पढ़ी थी जब जो साइक्लोन ताऊते आया था तो उस टाइम पे ओएनजीसी का एक बार्ज का मतलब होता है एक ऐसी बोट जो कि बिल्कुल फ्लैट बॉटम की होती है और वो पैसेंजर्स को लाने ले जाने के लिए काम कर रही है। तो वहाँ पर आप देखोगे कि बार्ज का वहाँ पर सिंक हो जाना और उसमें लापरवाही मिली थी किसकी, उस शिप को चलाने वाले कैप्टन की। तो वो कैप्टन तो मर गया पर उसके साथ साथ में बहुत सारे लगभग 71 लोगों की डेथ हो जाती है इस साइक्लोन ताऊते के चलते हैं। ओएनजीसी के शिप में जितने भी पूरे लोग थे उनमें से 71 लोगों की डेथ हो जाती है। अरेबियन सी में आया था ये, ठीक है। तो अभी क्या है, बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से ये डिक्लेरेशन दे दिया कि कंपनसेशन दिया जाए ओएनजीसी के द्वारा 2 लाख रुपए हर इंडिविजुअल की फैमिली को, और साथ में जो एफकॉन कंपनी जिसके काम पर ओएनजीसी का वो वेसल गया हुआ था, वो शिप गया हुआ था, उसके द्वारा 35 से 75 लाख रुपए इंडिविजुअल के हिसाब से हर एक फैमिली को रुपए दिए गए हैं। तो ये कॉम्पनसेशन की बात है। पर सवाल ये आ जाता है कि क्या हमारे यहाँ पर ऐसा कोई कानून है कि जिसमें कोई एक कंपनी अपने टेंडर के ऊपर अपने काम के लिए बहुत सारे लोगों को लेके जाती है और वहाँ पर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है या फिर उनको मौत के कुएं के अंदर डाल दिया जाता है। एक तरीके से उनको बचाने का कोई वो राइट ही नहीं है। तो आप देखो 71 जनों की डेथ हुई है, तो ये 71 जनों ने क्या बन गए, एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनका इंटरेस्ट वहाँ पे प्रोटेक्ट होना चाहिए। तो ये क्लास हो गया। तो इसी तरीके से क्लास एक्शन पॉइंट यहाँ से यही बन के आता है।
देखो ओएनजीसी के मैटर ने फिर से हमें एक बार सोचने पे मजबूर कर दिया है कि एक तो देखो पर्सनल इंजरी हो जाती है एक बंदे की, कि हाँ पर्सनल इंजरी के लिए आपके पास में क्या लीगल प्रोविजंस अवेलेबल हैं कि एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए भेज दिया और वो काम करते करते वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है और पता पड़ता है कि उस कंपनी की लापरवाही थी या कंपनी के किसी एक लीडर की लापरवाही थी। तो ऐसे में उन सारे इंडिविजुअल्स की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? आज उनके घर वालों को, वो अपने घर वालों के लिए एक एसेट का काम कर रहे थे, वो कॉम्पनसेशन कौन देगा? तो उसमें एक तो पर्सनल इंजरी आ जाती है और एक आ जाता है आपका क्लास एक्शन। तो दोनों लॉ सूट, दोनों सूट्स की हमारे यहाँ पर कमी है, दोनों तरीके की सूट्स हमारे यहाँ पर मिसिंग है। इसमें क्या हो जाता है कि अगर जिन लोगों की डेथ हो गई या जिन लोगों को डिजास्टर के चलते प्रॉब्लम आ गई, जिनकी लाइफ रिस्क में चली गई, तो उन लोगों का आप प्रोटेक्शन दो। तो ज़रूरत क्या है कि इंडिया अब इस टाइम पर एक जल्दी से जल्दी क्लास एक्शन सूट लेकर के आए, जिससे कि इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगा। इससे क्या होता है कि डिजास्टर के टाइम पे अगर लेबर की प्रोटेक्शन होती है तो फिर कंपनीज अपने आप ही इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्टेड होती हैं कि हाँ यहाँ पर लेबर एसोसिएटेड लॉज अच्छे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है मेन। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए ज़रूरत है कि एक तरफ जहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो कि छोटी कम्युनिटी बना करके लेके आते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स का ग्रुप बना करके आते हैं साथ में, भाई हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करो, बट सामने जो कंपनी है वो बड़ी है, ठीक है, बहुत पैसा उनके पास में, तो छोटे इंडिविजुअल्स के ग्रुप के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लास एक्शन की ज़रूरत पड़ती है, क्लास एक्शन सूट की ज़रूरत होती है। दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास में लॉज की ज़रूरत होती है जिसके तहत वो छोटे छोटे इंडिविजुअल्स अपनी ज़रूरतों को पूरा करा सकें, अपने जो भी लॉसेज हुए हैं उनको फुलफिल करवा सकें। बट इंडिया में अभी तक ऐसा कोई कानून है नहीं। देखो क्लास एक्शन की बात करें तो इस तरीके का कानून डेवलप्ड कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो भी एडवर्स कंपनी है, जो भी सिचुएशन में ऑपोजिशन पार्टी है, जैसे कि यहाँ पर ओएनजीसी और एफकॉन है, तो इनसे वो कॉम्पनसेशन लेने के लिए, और जिन इंडिविजुअल्स ने जान खो दी तो उनके परिवारों को कुछ तो मुआवजा मिलना ही चाहिए ना, वो मुआवजा दिलाने के लिए डिमांड की जा रही है। तो इसको बोला जाएगा, आप समझ गए होंगे, इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्लास एक्शन सूट। ठीक है, तो यूएसए में इस तरीके का एक ग्रुप ऑलरेडी काम करता है क्लास एक्शन सूट के लिए। ठीक है, इसके अलावा आप देखें व्हाट आर द क्लास एक्शन सूट, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मान लो कि बहुत सारे लोग हैं, वो मिलकर के एक क्लास बना लेते हैं और उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करें अगर, तो क्लास एक्शन सूट हो जाता है। इसमें देखो बड़े बड़े केसेस आए हुए हैं, जिसमें अभी बात करें यूनाइटेड स्टेट्स में 1938 से शुरुआत हो जाती है क्लास एक्शन के लिए, जहाँ पर फेडरल रूल्स ऑफ सिविल प्रोसीजर, उसके तहत ये प्रोविज़न किए जाते हैं। ठीक है, और टारगेट ये रहता है कि क्लास एक्शन के नाम पे जो भी कंज्यूमर्स हैं या फिर जो भी वहाँ पर इंडिविजुअल्स हैं, जो भी इंटरेस्ट ग्रुप है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। यहाँ पर एक केस मैं बताता हूँ, उससे शायद आपको अच्छे से और समझ में आए कि यूएसए में सबसे बड़ा क्लास एक्शन सूट जो था वो 206 बिलियन डॉलर्स का एक सेटलमेंट आया। वो कब? जब अमेरिकन टोबैको कंपनी ने कॉम्पनसेशन देने के लिए उन पे प्रेशर बनाया, मतलब अमेरिकन टोबैको कंपनी के ऊपर प्रेशर बनाया गया कि उस टोबैको कंपनी के चलते बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, क्योंकि वो स्मोकिंग करते थे। स्मोकिंग रिलेटेड इलनेस के चलते इस टोबैको कंपनी के ऊपर केस किया गया कि भाई आपके प्रोडक्ट की वजह से लोगों की डेथ हो रही है, बहुत बीमारियां हो रही हैं। तो ऐसे में जिन लोगों की डेथ हुई या जो लोग बीमार हुए या फिर जो इस बीमारी का शिकार हो गए, वो लोग क्या हो गए? क्लास बन गई, एक कम्युनिटी बन गई, और उस कम्युनिटी के प्रोटेक्शन के लिए आपने कानून बना रखा है, तो क्या हो गया? क्लास एक्शन सूट। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? इस अमेरिकन कंपनी के ऊपर फिर बाद में वर्डिक्ट ये आता है कि 206 बिलियन डॉलर का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा जितने भी इलनेस के शिकार हुए लोग हैं। सेम चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पर, आपने नेस्ले वाला केस सुना होगा, जब मैगी के ऊपर वो लगा था, डाउट होने शुरू हो गए थे कि मैगी के अंदर, मैगी नूडल्स में लेड का कंटेंट है। तो ऐसे में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने नेस्ले के अगेंस्ट में भी इसी तरीके का लॉ सूट दिया था कि भाई आप कॉम्पनसेशन दो जिन लोगों को भी लॉसेज हुए हैं। तो पॉइंट बार बार देखो यही आ रहा है। इसी तरीके से आप देखो सत्यम का केस भी है इंडिया में, सत्यम कंप्यूटर्स में, जिसमें लोगों ने अपनी हार्ड अर्नड मनी को इन्वेस्ट किया, और वहाँ पर जो राजू था, सत्यम कंप्यूटर का जो मेन चेयर, मतलब एक मालिक था, तो वो बंदा फिर कर देता है स्कैम के चलते फिर लोगों का जो पैसा कमाया हुआ था वो सारा डूब गया। तो ऐसे में कंपनीज एक्ट
के सेक्शन 245 के तहत अमेंडमेंट किया गया, और ये था कि अब जो सत्यम कंपनी है वो कंपनसेट करेगी जो भी लॉसेस हुए हैं एक कदम के चलते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई इन्वेस्टर्स को। तो ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि हमारे यहाँ पर इसको रेगुलेट करने के लिए, इस तरीके से किसी भी क्लास के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे यहाँ पर कोई प्रोविज़न ही नहीं है। आप देखो, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है, 1984 में, उसमें 3700 के लगभग लोग मर गए थे, और वो कंपनी थी, आपको पता है, यूनियन कार्बाइड कंपनी। उस यूनियन कार्बाइड कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशंस थी कि भाई वो जितना कुछ भी एनवायरमेंटल लॉस हुआ है, जितना कुछ भी पर्सनल इंजरीज का सामना करना पड़ा है, मेडिकल कॉम्पनसेशन देने की बात हुई, तो ऐसे में वो ऑब्लिगेशन किस पे गई, सारी की सारी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री पे। तो जो लोग विक्टिम्स हैं, जिन लोगों ने परेशानियों का सामना किया है, जो आज भी उस गैस लीक के चलते उनकी जनरेशन्स तक खराब हो गई, आज भी उसके साइड इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं वहाँ पर भोपाल में, जो भी जनरेशन्स हैं इस पर्टिकुलर यूनियन कार्बाइड गैस का, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जो गैस लीकेज हुआ था उसके चलते, तो उनको कॉम्पनसेशन दिलाना। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के हमारे यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कानून नहीं है, फिर भी चल रहा है काम। अभी तक हमारे यहाँ पर कानून जो अवेलेबल है, जिनके बेसिस पे ये सारा प्रोविज़न चल रहा है, उनकी अगर बात करें तो उनमें एक तो है सिविल प्रोसीजर कोड का रूल नंबर 8, जिसके तहत रिप्रेजेंटेटिव सूट लिया जा सकता है। इसमें क्या होगा कि मान लो कुछ लॉयर्स हैं, वो मिलकर के, और उन्होंने ध्यान दिया कि समाज के एक पर्टिकुलर तबके को बहुत परेशानियां हो रही है एक कंपनी की कुछ एक्टिविटीज़ के चलते हैं, है ना। तो ऐसे में ये लॉयर्स का ग्रुप क्या करेगा, एक वेलफेयर मतलब आप कह सकते हो कि लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये लीगल असिस्टेंस अगर इनको प्रोवाइड की जाती है, तो इस केस में क्या हो जाता है कि ये सिविल प्रोसीजर कोड के तहत इन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हुए कि नहीं, और फिर ये कोर्ट में फिर लिटिगेशन लगाएंगे लॉयर्स मिलके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट। तो एक तो तरीका है हमारे यहाँ पर सिविल प्रोसीजर कोड के तहत। इसी तरीके से कंपनीज एक्ट में सेक्शन 245 के तहत भी प्रोविजंस दिए हुए हैं। उसमें एक चीज़ होती है कि अगर कोई भी केस अगर किया जाता है इस सेक्शन 245 के तहत कंपनीज एक्ट के, है ना, तो उसमें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो है तो सही हमारे यहाँ पर मुद्दे थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। कंपनीज एक्ट का ही सेक्शन 53N की बात करें तो उसमें भी कोई भी ग्रुप ऑफ एग्राइव्ड पर्सन, मतलब जिन लोगों को परेशानियां हो रही हैं कंपनी के एक्शन के चलते, उन लोगों का ग्रुप मिलकर भी NCLAT के पास में जाकर के एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के बेसिस पे कि हाँ भाई हमारी कंपनी में अच्छे काम नहीं हो रहे हैं, ये कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस जो होनी चाहिए कि हाँ जो लेवल प्लेइंग फील्ड हो, दो कंपनीज के बीच में ज़्यादा गैप ना हो, तो ऐसी परिस्थितियों में कंपनीज एक्ट का सेक्शन 53N एम्पावर करता है उन लोगों को कि अपनी जो ग्रीवेंसेज हैं उनको एड्रेस करवा सके NCLAT से। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट का भी एक वर्डिक्ट है जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कहा गया था कि क्लास एक्शन सूट लिया जा सकता है, क्योंकि कंज्यूमर भी तो किसी ना किसी कंपनी से कुछ खरीदेगा, और अगर उनके साथ में कोई धोखाधड़ी की जा रही है तो उनके प्रोटेक्शन भी होने चाहिए। तो यहाँ पर ये केस है रामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव वर्सेज एंड अदर्स वर्सेज द्वारकाधीश प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। तो इस केस में क्या कहा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी लॉ सूट लिया जा सकता है क्लास एक्शन के लिए, ठीक है, एक कम्युनिटी क्लास को पर्टिकुलर को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर आपको थोड़ा सा ये क्लास एक्शन थोड़ा सा समझ में यूँ लग रहा होगा कि क्लास वाला जो पॉइंट है ये PIL से कहीं ना कहीं मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में। तो राइटर यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि आर्टिकल 32 जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आप रिट ज्यूरिसडिक्शन के तहत सीधा अप्रोच कर सकते हो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कराने के लिए, सेम चीज़ आप आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट्स के लिए अप्लाई करते हो। ओके, तो पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक, एक तो हो गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और एक हो गया क्लास लिटिगेशन, क्लास एक्शन की बात करें। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये कि PIL जो है ना वो प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट में नहीं डाली जा सकती। PIL किसके अगेंस्ट जाएगी, केवल और केवल सरकार, एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट में, या फिर सरकार के खिलाफ लेजिस्लेचर के अगेंस्ट में भी जाया जा सकता है। जबकि जो क्लास एक्शन है वो प्राइवेट पार्टी, जैसे कि अब ONGC है, या फिर आप दूसरी कंपनीज की बात भी करो, जैसे सत्यम की हमने बात की, या फिर नेस्ले की बात की, तो ये क्लास एक्शन थे। अब बात यह आ जाती है कि इंडिया में क्लास एक्शन सूट्स अवेलेबल हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैच्योरिटी में क्या ऐसी हर्डल आ रही है। तो सबसे पहला हर्डल तो है अंडर डेवलप्ड सिस्टम ऑफ टॉर्ट्स,
कि अभी भी सही तरीके के कानून हमारे यहाँ पर बने हुए नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम कंजम्पशन होता है। तो एक तो कानून सही तरीके से नहीं बना होना, टाइम कंजम्पशन है, लॉ मेकिंग में भी प्रॉब्लम है, सिविल लिबर्टीज़ भी ब्रीच हो सकती हैं। तो एक अच्छी सी डिबेट हो तब जाकर के कानून बने, तब तो देखो अच्छे से बन पाएगा कोई कानून। दूसरा है लैक ऑफ कंटिजेंसी फी। अब मान लो कि कुछ एक ग्रुप ऑफ लॉयर जो है वो किसी भी क्लास के लिए काम करना चाह रहे हैं, किसी भी एक कम्युनिटी के लिए कुछ बेटर परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में वो कुछ तो फीस डिमांड करेंगे ही ना। तो वो ये कह सकते हैं कि हम ये जो ओएनजीसी वाला केस है, 71 जनों की जिनकी डेथ हुई है, इनको कॉम्पनसेशन ओएनजीसी से और ये एफकॉम से दिला देंगे। पर परिस्थितियां ये है कि भाई हमारे को भी भाई रोजी रोटी के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो आपको जितना पैसा मिले उसका 5% हमें हमारा खर्चे फीस के तौर पे दे दोगे। पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस चीज़ को अलाउ नहीं करती। तो ऐसे में क्या हो गया, लैक ऑफ कंटिजेंसी फीस। तो फिर लॉयर्स इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते इधर। फिर बात आ जाती है थर्ड पार्टी फाइनेंसिंग मैकेनिज्म की, कि मान लो कि ये जो ग्रुप है जिसको हम क्लास बोल रहे हैं वो बहुत वीकर ग्रुप है, उनके पास में पैसा नहीं है। तो कोई दूसरी कंपनी अगर इंटरेस्ट ले कि हाँ जी मैं आपके लिए पैसा लगाऊंगा और आपकी जो फीस लगेगी वकीलों के वो पैसा हम लगाएंगे, पर जब आप केस जीत जाओ तो उसके बाद में हमें पे कर देना। तो देखो इन चीज़ों के ऊपर काम किया जा रहा है। कुछ स्टेट्स है जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, इन्होंने देखो कुछ सिविल प्रोसीजर कोड्स में अलाउ किया है ये थर्ड पार्टी फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, कि हाँ जो क्लास है जिसको हम क्लास एक्शन सूट की बात कर रहे हैं जिनके लिए, वो अगर कैपेबल नहीं है पैसों के मामले में तो उनकी हेल्प कर दी जाए और वो केस जीत जाए, तो फिर बाद में जिस थर्ड पार्टी ने हेल्प की है उस थर्ड पार्टी को रिटर्न कर दिया जाए उनका पैसा। ठीक है, तो ये था क्लास एक्शन के बारे में। डिटेल में आप एक बार खुद से पढ़ोगे और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है पीटर पैन सिंड्रोम। देखो इस सिंड्रोम में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, सिंपल सा ये है कि मुंबई हाई कोर्ट ने अभी एक स्पेशल कोर्ट ने मुंबई में 23 साल के एक लड़के को एक बेल ग्रांट कर दी जिसने 14 साल की एक लड़की के साथ में सेक्सुअली असॉल्ट किया, उस पर अटैक किया सेक्सुअली। इसमें आर्ग्यूमेंट क्या दिया जाता है लड़के की तरफ से जो लॉयर है उनके द्वारा, कि जो लड़का है वो पीटर पैन सिंड्रोम से ग्रसित है। अब ये पीटर पैन सिंड्रोम का मतलब क्या होता है वही हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये कि इस सिंड्रोम में एक लड़का जो कि फिजिकली तो ग्रो हो रहा है पर वो मेंटली अपने आप को ग्रो नहीं कराना चाह रहा है, मतलब ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाह रहा है ना चैलेंजेस को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर रहा है, बस एक केयर फ्री लाइफ जीना चाहता है वो इंडिविजुअल। तो बोल ऐसी स्थिति है इस 23 साल के बच्चे की। तो इसको देखो मेडिकल साइंस में तो अब कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर माना नहीं जाता है, ठीक है ना, पर फिर भी वहाँ पर इसको एक वो दे दिया गया, क्या नाम है, इसको बेल दे दी गई। सवाल ये था कि ये 23 साल का जो लड़का था इसके साथ में 14 साल की लड़की रह रही थी साथ में, तो ऐसी परिस्थितियां बनी और साथ में जो आर्ग्यूमेंट दिया गया ना, इस वजह से ये टर्म आ गई पीटर पैन सिंड्रोम। अभी पीटर पैन कौन था, यहाँ पर आप देखो ये इमेज है, ये एक यंग लड़का है जो कि 1953 में डिज्नी फिल्म से एक कैरेक्टर के तौर पे आता है, जो कि एकदम फ्रीली केयरलेसली घूमता फिरता रहता है, इधर उधर टाइम पास करना, मज़े लेना, टाइम पास करना, कुछ और नहीं, ठीक है। तो ऐसे में ये फिजिकली तो ग्रो हो गया, तो लगता ही है कि हाँ वाकई में बड़ा हो गया, बट मेंटली ये बंदा अभी भी ग्रो नहीं हो रहा है। वजह ये खुद ग्रो नहीं होना चाहता। तो इसको देखो पहले तो मेंटल डिसऑर्डर माना जाता था, बट मेंटल डिसऑर्डर अब इसको नहीं माना जाता, पर इसको फिर भी अब बेल दे दी गई है, ये चीज़ बताई है। तो पॉइंट जो था मेन यही कि पीटर पैन सिंड्रोम है क्या, वो मैंने आपको बता दिया। ये यहाँ पर देख सकते हो कि फिजिकल एज के साथ साथ में वो मेंटली ग्रो नहीं करना चाहता। ओके, आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे न्यूज़ है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है, जिनका नाम है यहाँ पर आप देख सकते हो, शाह मसूद कुरैशी, उन्होंने ये कहा है कि प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने टेरर फंडिंग को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। आप देखो ब्लेम गेम तो डेमोक्रेसीज में नॉर्मल है। ओके, तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को 27 पॉइंट का एक एक्शन प्लान दिया था कि इन 27 पॉइंट पर आप काम करो, जिससे कि हम आपको ग्रे लिस्ट से निकाल करके नॉर्मल कैटेगरी में डाल दें और आप आराम से इंटरनेशनली अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सको, लोन ले सको किसी भी देश से। पर प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान को जब से 2018 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ये जो ग्रे लिस्ट है उसमें डाला हुआ है, तब से अभी तक पाकिस्तान के द्वारा इन पर परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आ पा रही है। अभी भी 6-7 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर बढ़िया अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। तो देखो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, या एक कह सकते हो एक इंस्टीट्यूशन है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेरर फंडिंग्स के लिए काम करता है, कि मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो उसको रोका जाए, और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अगर प्रमोट करने के लिए कहीं पर भी कोई भी देश अगर पार्टिसिपेट करता है तो उस पर कर्ब लगाना। ठीक है, ये देखो कर्ब ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग इन द कंट्री।
ठीक है। तो 2019 में 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, फिर एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता रहा, पेंडेमिक के चक्कर में मिल गया। 2019 लास्ट तक मिला था एक्सटेंशन, अब पेंडेमिक के चलते और ज़्यादा एक्सटेंशन मिल गया पाकिस्तान को कि आप और परफॉर्म कर लो। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। इसमें आप देख सकते हो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक इंटरनेशनल कॉरपोरेशन रिव्यू ग्रुप है, ठीक है, ICRG, जिसमें चाइना, US, UK, फ्रांस और इंडिया, ये 5 कंट्रीज़ हैं। ये नाम आप ध्यान रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। एक तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है इसमें कि इंटरनेशनल कॉरपोरेशन रिव्यू ग्रुप अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ये कौन से इंस्टीट्यूशन या कौन सी बॉडी से एसोसिएटेड है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आप आंख मीच के पॉइंट लगा दोगे, ठीक है। या फिर 27 पॉइंट एक्शन एजेंडा या एक्शन प्लान, ये रिसेंटली पाकिस्तान को किसके द्वारा दिया गया था? तो आप बता दोगे ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसके द्वारा, ठीक है। तो ये सारा मुद्दा अभी पाकिस्तान अभी भी कहीं ना कहीं ग्रे लिस्ट में ही है। अब इसके बारे में, इस बॉडी के बारे में आपको थोड़ा सा UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से और देखना है, ओके। दूसरी न्यूज़ इसी पेज पे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं ले आया इधर 1 सेकेंड, यस दिस वन, कि रशियन फोर्सेज ने वार्निंग शॉट फायर किए किस पे? UK वॉरशिप्स पे। तो मुद्दा क्या है उसको हम मैप के साथ में डिस्कस करते हैं। ये मैप में आप देख रहे हो ब्लैक सी, ब्लैक सी में यहाँ ऊपर वाला ये पेनिनसुला है क्रीमिया, ये देखो वैसे तो यूक्रेन में है, ठीक है, पर 2014 में रशिया ने क्या कर दिया, इसको एनेक्स कर लिया और अपने अंदर मिला लिया। वैसे तो इंटरनेशनली अभी भी यूक्रेन को क्या माना जाता है? क्रीमिया को यूक्रेन का हिस्सा माना जाता है। अब ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटेन का जो वॉरशिप, ब्रिटेन के जो वॉरशिप्स हैं वो इधर क्रीमिया के आसपास में टोही लगा रहे थे, घूम रहे थे। तो ऐसे में रशिया की तरफ से रशियन नेवी ने फायरिंग की और ये कहा कि भाई आप क्रीमिया के आसपास के पानी में कैसे घूम सकते हो? ये क्रीमिया जो है वो रशिया की टेरिटरी है, और रशिया की टेरिटरी है तो क्रीमिया के आसपास का जो रीजन है वो रशियन वाटर्स है, और रशियन वाटर्स में रशिया की परमिशन के बिना आप कैसे घूम सकते हो? तो ये मुद्दा है, पूरा आर्टिकल तो इसलिए आया है। बाकी क्रीमिया कहाँ पर है? ये रहा, यूक्रेन का पार्ट था 2014 में। अब क्या है, मतलब अपनी बंदूक की नोक के ऊपर रशिया ने अपने अंडर ले लिया। इसके पीछे वजह क्या है कि रशिया का इधर क्रीमिया के थ्रू ब्लैक सी से होते हुए और फिर मेडिटेरेनियन सी तक जाकर के इंटरनेशनल ट्रेड को कंटिन्यू रखना, एक ये पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि वेस्ट में अगर रशिया कहीं पे पकड़ बनाना चाहता है तो उसमें ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट एक टेरिटरी आप ये कह सकते हो। ब्लैक सी से लगने वाले जो कंट्रीज हैं उनके नाम आप देख सकते हो, रशिया, यूक्रेन, इधर देखो रोमेनिया, बुल्गारिया, इधर आप देख सकते हो टर्की, ठीक है। और ये एक और कंट्री बच रहा है, इसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कौन सा कंट्री है, ठीक है। चलते हैं आगे। फिर आ गए हम इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे देखो गूगल के अगेंस्ट में प्रॉबिंग शुरू कर दी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। मैंने आपको बार बार बोला है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूरी डिटेल लेके चलो, रिवाइज करते रहो, क्वेश्चन बन सकता है इस पर, ठीक है, UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो हुआ क्या है मुद्दा, वो ये कि जैसे स्मार्ट टीवीज़ मैन्युफैक्चर करता है कोई भी कंपनी, तो आजकल तो देखो ज़्यादातर कंपनीज़ में आप नोटिस करते होंगे कि ज़्यादातर गूगल पे बेस्ड ही प्रोडक्ट आ रहे हैं, और एंड्रॉयड का जो सिस्टम है वो स्मार्टफोन के साथ साथ में स्मार्ट टीवीज़ में भी यूज़ हो रहा है। तो गूगल क्या कर रहा है यहाँ पर, एंटी कॉम्पिटिशन वाली जो प्रैक्टिसेस है वो कैसे फॉलो करता है कि ये टीवी मैन्युफैक्चरर्स को क्या बोलता है कि आप अपने जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन इक्विपमेंट्स में ऐसी प्रोग्रामिंग करो जिसके चलते आप, जैसे बोलते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, इनको क्या बोला जाता है, गूगल ये बोलता है कि आप गूगल का जो प्ले स्टोर है, गूगल का जो ऐप स्टोर है उसको इंस्टॉल करके पहले से भेजो, आपको बाद में ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे में क्या है कि आप एक कंपनी के ऊपर दबाव बना रहे हो कि आप ये काम करो तभी हम आपको सपोर्ट करेंगे, नहीं तो आपके प्रोडक्ट को हम प्रमोट ही नहीं होने देंगे मार्केट में। तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव तरीका हुआ कि नहीं काम करने का, एक तो ये मुद्दा है। दूसरा आप देखोगे द टेलीविजन ऐप डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट टाडा, और एक है एंड्रॉयड कंपैटिबिलिटी कमिटमेंट ACC। तो ये दो ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कि सीधा का सीधा एक शो करते हैं कि गूगल का ऐप स्टोर यहाँ पर इन दोनों कैटेगरीज में आते हुए इन दोनों कैटेगरीज के एग्रीमेंट्स का वायलेशन है, कि जहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स को पूरी ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि वो किस एप्लीकेशन को प्रमोट करना चाह रहे हैं, कौन सी चीज़ को वो ज़्यादा तवज्जो देना चाह रहे हैं। तो ऐसे में गूगल अपने प्ले स्टोर को इंस्टॉल करवा करके दूसरे जो एंड्रॉयड कर सकते हो, दूसरी जो एप्लीकेशन है गूगल के अलावा जो दूसरी एप्लीकेशन है उनको प्रमोट नहीं होने देगा। तो ऐसे में तो एंटी कॉम्पिटिटिव स्टांस हुआ कि नहीं, कदम उठाएगी नहीं गलत। तो ये ही है मेन मुद्दा, ठीक है। इसी चीज़ को लेकर के बार बार सवाल उठाएगा, और गूगल के अगेंस्ट में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर दी है। यही चीज़ बताई हुई है, ज़्यादा कुछ और खास है नहीं।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। इधर आप देख सकते हो इकोनॉमी पेज पे ही, ये देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए और आसान कर दिए हैं नॉर्म्स को। ठीक है, एक तो रिपोर्टिंग नॉर्म्स को थोड़ा रिलैक्स कर दिया है और डिस्टिंक्शन नहीं रहेगा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बीपीओज में। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा वेंसडे मतलब बुधवार को जो अदर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा स्पेस किया है कि आप आसानी से काम कर पाओ। अदर सर्विस प्रोवाइडर में आप बीपीओ का नाम आपने सुना होगा, जिसको बोला जाता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जैसे आपने टीसीएस कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, वो अपने बीपीओज चलाती है, जिसमें क्या होता है कि मान लो टाटा ने कोई भी, टीसीएस ने कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करके और भेज दिया आउट ऑफ इंडिया। अब उस सॉफ्टवेयर में कोई भी ग्लिचेज आते हैं तो वो वहाँ से कॉल करके आपसे पूछेंगे, ठीक है, फिर आप उनकी जो प्रॉब्लम हो उनको सॉर्ट आउट करोगे। तो ये क्या हो गया, एक बीपीओ हो गया कि बिजनेस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो गया कि हाँ बिजनेस में आप सपोर्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पर एक डिस्टिंक्शन अभी तक चलती आ रही थी कि डोमेस्टिक बीपीओ और इंटरनेशनल यूनिट वाले जो बीपीओज हैं उनमें कोई अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। कहने का मतलब अगर कोई भी बीपीओ कंपनी जैसे टीसीएस वो जयपुर में अगर अपना ऑफिस खोलना चाहे तो दिल्ली में भी खोल सकती है, तो वॉशिंगटन में भी खोल सकती है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं रहेगा। बस एक चीज़ है, एक तो उनको जो डेटा है वो शेयर करने की हेडेक नहीं रहेगी, बस उनको अपना डेटा जो बातचीत की जा रही है, जो भी कॉलिंग उनके द्वारा की जा रही है, उस डेटा को सेफ रखना पड़ेगा, जिससे कि अगर ज़रूरत पड़े डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को तो उस टाइम पे अगर कोई आगे कोई भी गड़बड़ अगर पकड़ी जाती है तो उस केस में उनको थोड़ा सा सवाल जवाब करने में आसानी रहे। ठीक है ना। तो बीपीओ सेम कंपनी का अपना कहीं पर भी अपना ऑफिस खोल सकते हैं, एक तो ये रिलैक्सेशन दे दिया सी था। इसके अलावा बीपीओ इंडस्ट्री की बात करो या ओएसपी की गाइडलाइंस की अगर बात करें तो उन्होंने और ज़्यादा लिबरलाइज कर दिया। नवंबर में भी किया था तो कुछ सिंप्लीफाई कर दिया गया था इनका कि हाँ ये आराम से अपने बिजनेस को कहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या हो गया, ईज ऑफ बिजनेस प्रोमोट हो रहा है, जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी कहीं ना कहीं फेवर करेगा। अब जो नई पॉलिसी आई है इसमें अनाउंसमेंट ये किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज या फिर से मतलब ये जो मेन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच जो है EPABX उसके साथ में कनेक्शन इंश्योर करना जरूरी है इनका। मतलब ये हो गया, मानो कि कोई एक कंपनी है वो अपने बीपीओज खोल रही है। बीपीओज का मतलब ये हो गया कि कॉल सेंटर जिनको हम बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है, मानो आप कॉल सेंटर, इस पर क्या होता है उनसे कोई भी सवाल जवाब करे, कोई भी अगर प्रॉब्लम आए प्रोडक्ट में तो उन प्रोडक्ट की प्रॉब्लम्स को वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर और इजी गोइंग हो उसके लिए ये अलाउ किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट था और तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अभी वेंसडे को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अपनी तरफ से नोटिफाई किया है कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2021 को। इसमें जो चेंज किया है वो है उधार लेने की जो कंडीशंस थी वो। अब सबसे पहली चीज़ तो पहले तो क्या था कि कंपनी पहले तो SMCs बोला किसको जाता था स्मॉल एंड मीडियम कंपनी, जिन कंपनीज का टर्नओवर 50 करोड़ तक का हो बोला नहीं जाता था, मतलब वो उधार ले सकती थी, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, और जिनकी बोरोइंग्स 10 करोड़ रुपए से कम हो। अब क्या कर दिया, इसको अपग्रेड कर दिया। ठीक है, कि स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज हम उनको बोलेंगे जो कंपनियां जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से कम हो और बोरोइंग उनकी 50 करोड़ से कम हो। तो ऐसे में क्या हो गया, इनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिलीज किए गए हैं। तो ये कैटेगरी आप जरूर ध्यान रखोगे कि SMCs की नई कैटेगरी कौन सी हो गई है, किनको SMC बोला जाएगा। पहले तो 50 करोड़ तक की टर्नओवर वाली कंपनीज को बोला जाता था, अब 250 करोड़ तक की कंपनीज को भी SMC की कैटेगरी में डाला जाएगा। अब फर्क क्या है कि लार्ज कंपनीज को जितना लोन लेने का जो एक मौका दिया जा रहा है ना, जैसे अभी देखो कि कितना ही ज़्यादा कोविड-19 की वजह से क्राइसिस आ रहे हैं, तो इकोनॉमिक हेल्प जो प्रोवाइड की जा रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट इन कंपनीज़ को, तो वो लार्ज कंपनीज़ को इतनी प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो ऐसे में SMCs अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये देखोगे, ये ज़रूर ध्यान रखें, इनको बोला है कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2021। ठीक है, इनको ज़रूरत होगी कि जब भी ज़रूरत पड़े तो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करेंगे, जिससे कि उनको छूट मिल सके कि हाँ और उधार की ज़रूरत है उन कंपनियों को, इन SMCs को, तो उधार करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अलाउ कर देगी। इसके अलावा एक लास्ट आर्टिकल है, दैट इज़ गवर्नमेंट की टास्क फोर्स स्टैब्लिश की जा रही है, जिसमें इन्फोसिस के CEO SD सिब्बूलाल चेयरमैन रहेंगे। और काम क्या है, ये 3 मेंबर टास्क फोर्स है। काम है कि ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स कैसे लाए जाएं और क्या क्या ज़रूरत है, और टारगेट क्या है, जो एम्बिशियस
मिशन चल रहा है, मिशन कर्मयोगी, जिसमें ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म से रिलेटेड है, उसके लिए ये टास्क फोर्स गठित किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये रिकमेंडेशन देंगे कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे एफिशिएंट बनाया जाए, तो ये नाम आप जरूर ध्यान रखोगे। ठीक है, तो देखो डिस्कशन में इतना ही था, पेपर मैं कल शेयर कर दूंगा, आप देख लेना जरूर से। ठीक है, थैंक यू।